भूमि से टैक्स आया करता था, जो रेवेन्यू उगकर आया करता था, वो किस प्रकार आया करता था, कब? तो मुगल साम्राज्य के दौरान। चलिए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक, यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, हम पिछली क्लास में यानी सेकंड क्लास में हम पढ़ चुके थे कि जो मुगल पीरियड में कृषि समाज में महिलाओं का क्या क्या योगदान हुआ करता था। बेसिकली मैंने आपको बता दिया था, यहां तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आगे बढ़ेंगे कि सूत काटने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने के लिए, कढ़ाई बुनाई के लिए और जो अन्य दस्तकारी काम हुआ करते थे, उनके उत्पादन में बेटा सिर्फ महिलाओं के श्रम पर ये निर्भर करते थे, यानी महिलाओं की मेहनत पर ये निर्भर करते थे। ठीक है, किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण हुआ करता था, उसकी मांग उतनी ही तेज हुआ करती थी। मैंने आपको ये बताया, दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेतों में काम करने के लिए जाया करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी काम किया करती थी और बाजारों में भी काम किया करती थी। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है जमींदार। टॉपिक क्या है? जमींदार। और याद रखिएगा, यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न यहां से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए एक बार भाई सारे के सारे लोग जो भी जितने भी देखते हैं, वो दबा के एक बार शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो। तो उससे क्या होगा कि जो भी बच्चा सीयूईटी की 2024 की तैयारी कर रहा होगा, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। और भाई क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जो लाल वाला बटन साइड में रहा होगा नीचे, उसको आप जैसे ही बटन को प्रेस करोगे, आपको ऑल नोटिफिकेशन वाला भाई सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ताकि हर एक क्लास आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं जमींदार। जमींदार का बेसिक मतलब क्या है? जमीन जिसकी हो। ठीक है, जमींदार का मतलब भाई जो जमीन है, जमीन का मालिक, ऐसे समझिए, जमीन का मालिक। ठीक है, ये जमींदार हुआ करते थे। और अगर बात की जाए कि जमींदारी प्रथा किसके द्वारा खत्म की गई, तो मॉडर्न इंडिया का चैप्टर है ये, या फिर मॉडर्न इंडिया के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। चौधरी चरण सिंह के द्वारा भाई जमींदारी प्रथा जो है वो खत्म की गई थी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे करीब करीब 48 दिन। ठीक है, और इन्हीं को अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बेटा भारत रत्न भी दिया गया है। क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। वैसे बेसिकली इन्होंने जो जमींदारी प्रथा है वो यूपी के अंदर ज्यादातर इनका योगदान माना जाता है, उत्तर प्रदेश में खत्म करने में। ठीक है, जमींदारी प्रथा को। जमीन का मतलब, जमींदारी का मैंने आपको बता दिया कि एक मालिक बहुत सारी जमीन का मालिक हो जाना, या फिर एक आदमी बहुत सारी जमीन का मालिक हो जाना, और उसके अंडर काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे भाई, वो उसको उसकी पैदा जो होती थी उसको उगाकर उसे दिया करते थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए बात करते हैं। तो मुगल भारत में कृषि संबंधों में हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई तो खेती से होती थी। भाई कमाई कहां से हो रही है? जिनकी कमाई तो खेती से होती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग दूसरे की जमीन पर, किसकी जमीन पर? दूसरे की जमीन पर क्या किया करते थे बेटा? खेती किया करते थे। ठीक है, क्या किया करते थे? खेती किया करते थे। क्योंकि भाई ये लोग, कमाई तो इनकी खेत से हो रही है, लेकिन आगे क्या है? आगे ये था कि वो लोग सीधे जो उत्पादन हो रहा है, जो भी फसल आ रही है, सबसे पहले किसके पास जाएगी? सबसे पहले जमींदार के पास जाया करती थी। इसीलिए मैंने यहां कहा है कि लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं लिया करते थे, जमींदारों की समृद्धि की वजह थी। देखिए मैं आपको बताऊंगा समृद्धि का मतलब क्या होता है। समृद्धि का मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना, अर्थात भाई मजे काटना, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, समृद्धि यानी डेवलपमेंट हो जाना। ठीक,
ओके, तो जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, इन्हें मिल्कियत कहते थे यानी संपत्ति। यहां से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेगा कि जो जमींदारों की जो जमीन हुआ करती थी उन्हें क्या कहा करते थे, तो बेटा इसको कहा करते थे मिल्कियत। क्या चीज? मिल्कियत। यानी मिल्कियत का मतलब क्या है? मिल्कियत का मतलब है संपत्ति। ठीक है, मिल्कियत जमीन पर जमींदारी की निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम किया करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जमींदार के अंडर में काम करने वाले कौन से लोग हुआ करते थे, या मजदूर हुआ करते थे या फिर पाहे कास्त किसान हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था ना, दो प्रकार के किसान हुआ करते थे। नंबर एक खुद कास्ट और नंबर सेकंड बेटा कौन से? तो पाही कास्ट। ऐसे समझ लीजिए, जो खुद कास्ट हुआ करते थे उनकी अपनी जमीन हुआ करती थी, और जो पाही कास्ट से वो जमींदारों की जमीन पर ही भाई अपनी फसल उगाया करते थे या फिर खेती किया करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक, भाई जमींदार जो होते हैं आज भी अगर आप कहीं कहीं जैसे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे अब शहरों में तो जमीन रही नहीं है ना, जब आप लोग किसी भी गांव का दौरा करोगे तो गांव में अक्सर आज की भी डेट में तुम्हें कहीं कहीं एक आदमी मिल जाता है जिसको गांव वाले खुद जमींदार बोलते हैं। जमींदार का मतलब क्या हुआ? जमींदार का मतलब ये हुआ कि आज की उस बराबर तो खेती नहीं है, जैसे पहला जो जमींदार था उसके अंडर अगर आप बीघा समझते हो, है ना, चलिए एकड़ समझा देता हूं मैं, एकड़ समझा देता हूं। एकड़ का मतलब क्या होता है, और हेक्टेयर भी आपने सुना होगा, है ना, जमीन को मापने की एक यूनिट है ये। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एक इकाई है जमीन को मापने की। हमारे यहां पर बीघा बोला जाता है, कहीं कहीं पर एकड़ बोला जाता है और कहीं कहीं पर हेक्टेयर बोला जाता है। जैसे एकड़ में मैं आपको समझा दूं, इसमें हमारे यहाँ के 5 बीघा होते हैं। क्या होता है? 5 बीघा होता है। और हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में हमारे यहाँ 12.5 बीघा होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो अब समझते हैं कि जमींदार जो आज के जमींदार हैं वो लगभग जैसे अगर काफी अच्छा जमींदार होगा अगर आज की डेट में, तो उसके पास आपको 20 से 30 एकड़ जमीन देखने को मिलेगी, है ना। 20 से 30 एकड़ जमीन बहुत होती है, लेकिन उस टाइम पर जो जमींदार हुआ करते थे उनके पास 200 से 300 एकड़ जमीन हुआ करती थी, और कहीं कहीं पर ये 500 एकड़ यानी भाई 1000 से 500 एकड़ के बीच में ये जमीन हुआ करती थी। तो क्या कह रहा है कि जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे। देखिए क्या है कि इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, या उन्हें क्या कर सकते थे? गिरवी रख सकते थे। देखो यहां से एक क्वेश्चन आएगा नंबर 1, बस कौन सा, कि भाई जो जमींदार हुआ करते थे उनकी जमीन को क्या कहा करते थे? तो उनकी जमीन को कहा करते थे मिल्कियत। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व प्रणाली, भू माने भाई जो भूमि है, राजस्व माने रेवेन्यू, प्रणाली यानी जो टैक्स, जो भूमि से टैक्स आया करता था, जो रेवेन्यू उगकर आया करता था, वो किस प्रकार आया करता था? कब? तो मुगल साम्राज्य के दौरान। चलिए देखते हैं। जमीन से मिलने वाला राजस्व, भाई जमीन से मिलने वाला जो राजस्व हुआ करता था, जो रेवेन्यू हुआ करता था, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं मेरे लाल मेरे पीलो, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करो। कोई भी अगर एक पॉइंट भी तुम्हारी समझ में ना आए, अगर आपको लगे कि सर जी मेरा ये क्वेश्चन रह गया है, आपका हर क्वेश्चन का आप कमेंट में पूछिए, डाउट कमेंट में पूछिए, मैं भाई उसका रिप्लाई करने के लिए तत्पर तैयार हूं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई 100% करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या करना है आपको आपको भाई अगले बच्चे तक शेयर भी क्लास को करते रहना है, ताकि एक एक बच्चा करके हमसे जुड़ जाए और उस बच्चे को उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में हमारा थोड़ा सा योगदान हो। चाहे वो BHU हो, चाहे वो AMU हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो JMI हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, हैं, चाहे वो हमारे और तुम्हारे दिलों में धड़कने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, और भी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यानी टोटल कुल मिलाकर अगर हम 2024 के बारे में बात करें
तो लगभग 168 प्लस यूनिवर्सिटीज हमें सीयूईटी प्रोवाइड करा रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये सीयूईटी लाया गया है ताकि जो भी बच्चा, मान लीजिए आपके 70% थे, है ना, 70% हैं या फिर आपके 65% है, कोई मतलब नहीं रहा परसेंट आपका कितना है, आपका स्कोर कितना अच्छा है। हालांकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज अब भी बोल रही हैं कि इतना परसेंटेज हमें चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 70 से ऊपर मांग रही हैं या 65 से ऊपर, वही 60 62 65 का खेल है। ठीक है, तो आज अब भी बेटा एक पेपर देके, पेपर क्या है, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसे देकर आप भाई आपके मन चाहे कॉलेज, मन चाहा यूनिवर्सिटी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, जो जमीन से मिलने वाला राजस्व हुआ करता था वो मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का या आर्थिक बुनियादी थी। भाई आर्थिक बुनियाद थी क्या, जो राजस्व जमीन से मिला करता था। इसी कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य में तमाम इलाकों में राजस्व आंकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य के एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया जाए, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव खड़ा किया जाए, ताकि क्या हो बेटा, उससे एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र खड़ा हो ताकि वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे सके, यानी हमें राजस्व लाकर दे सके, हमें पैसा लाकर दे सके। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुगल साम्राज्य क्या हो रहा था बेटा, तेजी से फैलते साम्राज्य में तमाम इलाकों में ऐसे काम हो रहे थे जिसके द्वारा अगर साम्राज्य को संभालना था तो क्या करना है भाई, जो भी राजस्व मिल रहा है किससे, जमीन अर्थात कृषि के द्वारा जो भी राजस्व मिल रहा है उसको, उसके लिए या उसे संभालने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया गया, जिसे क्या, दीवान। ध्यान रखिएगा ये शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं, दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। देखिए यहां तक इस लाइन को अच्छे से रीड कीजिए दोबारा कि दीवान क्या था, है ना, दीवान क्या हुआ करता था, जल्दी से पढ़िएगा। दीवान वो ऑफिशियल हुआ करता था या वो ऑफिसर हुआ करता था जिसके दफ्तर पर, जिसकी ऑफिस में राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों की शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरकर सामने आए। ठीक है, कौन, तो दीवान। नाम याद रखिएगा केवल, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भू राजस्व प्रणाली में प्रथम जो ऑफिसर हुआ करता था या प्रथम अधिकारी जो हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था या उसे क्या कहा जाता था, उसको क्या बोला जाता था, तो याद रखिएगा दीवान बोला जाता था। दोबारा पढ़ रहा हूं कि दीवान जिसके दफ्तर पर यानी जिसके ऑफिस में राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। किस तंत्र में, तो भू राजस्व प्रणाली के तंत्र में। ठीक है, इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में क्या हो गए थे, दाखिल हो गए थे, यानी इंटर हो गए थे, और कृषि संबंधों को शक्ल में या कृषि संबंधों की शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में ये उभर रहे थे। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे भाई, जो भू राजस्व के इंतजाम किए गए थे, जो कि भूमि से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, जो टैक्स मिल रहा था, उसमें दो चरण होते थे या दो स्टेजेस हुआ करती थी, उसका इंतजाम किया जाता था। पहला नंबर एक कर निर्धारण। भाई कर निर्धारण का मतलब क्या है, एक बार आपने टैक्स लगा दिया, है ना, आपने एक बार टैक्स लगा दिया कि हम आपकी फसल का, मान लीजिए आपको अपनी फसल का 15% हमें देना होगा, यानी मान लीजिए कि 100 केजी, क्या चीज बेटा, तो 100 केजी गेहूं हुए, है ना। अब आप कहोगे सर जी 100 केजी ही गेहूं थोड़ी ना होंगे, बेटा उस टाइम पे ऐसे ही हुआ करते थे, क्योंकि आधुनिक भारत की तरह उस टाइम पे सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, उस टाइम पे बीज अच्छे खासे नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे बैलों के द्वारा खेती हुआ करती थी। तो एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 100 केजी अगर गेहूं किसी भी खेत में हुए हैं, तो भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत 15 केजी गेहूं यानी 15 किलो गेहूं कहां चले जाते थे, कर निर्धारण में, यानी
टैक्स वसूलने में, और दूसरा वास्तविक वसूली। वास्तविक वसूली का मतलब क्या है, आप डायरेक्टली जाके क्या करना है, वसूली करनी है। ठीक है, दोबारा से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 101%। ठीक है, चलिए दोबारा से बता रहा हूं अच्छे से, लेकिन बेटा आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ये आपकी कमी है भाई। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि शेयर ना करे, है ना, सभी को शेयर करना है ताकि आपकी और आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ कहां जा सकें, आपकी साथ ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकें। चलिए बात करते हैं, जो भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे, पहला कर निर्धारण यानी टैक्स वसूलना, और दूसरा वास्तविक वसूली। ठीक है, ये याद रखना है। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वालों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमील गुजार की कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करे। अमील गुजार का मतलब क्या है भाई, अमील गुजार का मतलब क्या है, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, दोबारा से पढ़ रहा हूं कि अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वालों की सूची में जो लोग इस काम को किया करते थे, उस लिस्ट में अकबर ने यह हुक्म दिया या आदेश दिया कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए। भाई जो लोग अधिकारी हुआ करते थे इन्हें क्या बोलते थे, अमील गुजार बोला करते थे, को कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करें। खेतीहर क्या करें, जो खेत करने वाले हैं वो पहले ही जैसे टैक्स दे दे। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में गेहूं बोए, है ना, आपने 1 एकड़ में गेहूं बो दिए, तो उस गेहूं बोने का जो टैक्स था मान लीजिए 10 रुपए, है ना, मान लीजिए 10 रुपए था, तो 10 रुपए पहले ही दे दें, वही फसलों में भुगतान का विकल्प खुला रहे। अगर आप लोग जब भी फसल बेच रहे हो या उस फसल का कुछ हिस्सा हमें दे रहे हो, तो ये भी टैक्स वसूलने के काम में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये बात थी। आगे बढ़ते हैं, मनसबदारी व्यवस्था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, के मनसबदारी व्यवस्था किसे कहते थे। ठीक है मनसबदारी व्यवस्था भाई मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र जिसका नाम क्या था, मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की क्या हुआ करती थी, जिम्मेदारी हुआ करती थी। कुछ मनसबदारों को नगदी भुगतान किया जाता था, यानी कुछ जो मनसबदार रखे जाते थे उनको कैश पेमेंट मिला करता था अपनी सैलरी का, है ना। जैसे आप भी कहीं भी जॉब करने जाते हो तो वहां क्या मिलता है आप लोगों को, भाई आप लोगों को या तो कैश मिलता है। अब कैश का मतलब ये मत कहना कि सर जी हमारे तो अकाउंट में आता है ना, उसको भी कैश ही बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ मनसबदारों को क्या मिला करती थी, नगद भुगतान किया जाता था, जबकि उसमें ज्यादातर को, भाई मोस्ट ऑफ देम पर्संस को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका भाई ट्रांसफर यानी तबादला भी किया जाता था। ठीक है, यहां तक एक एक चीज समझ में आई कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। तो मनसबदारी व्यवस्था का मतलब सिर्फ इतना था, जो मुगल प्रशासनिक को संभालने वाले लोग थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। वे लोग क्या किया करते थे, वे लोग डायरेक्टली वसूली करने जाया करते थे और वसूली से जो भी भाग मिला करता था उससे वो आवंटन के जरिए भुगतान किया करते थे। यानी जितना भी हिस्सा आया, मैंने आपको बताया ना कि साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था और समय समय पर उनका क्या कर दिया जाता था, तबादला कर दिया जाता था। ठीक है, यहां तक समझ में आया, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से, तो दबा के शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16th और भाई 16th और 17th सेंचुरी में जो पीक पर था, पीक का मतलब उच्च लेवल पर था, यानी ज्यादा साम्राज्य इसके हिस्से में था। साम्राज्य का मतलब जो ज्यादा भूमि हुआ करती थी, जो ज्यादा क्षेत्रफल हुआ करता था, वो मुगल साम्राज्य के अंत में था। तो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे ये साम्राज्य थे मिंग में चीन। ठीक है, चीन में एक मिंग साम्राज्य था या मिंग डायनेस्टी हुआ करती थी। ईरान में सफावी आपने सुना होगा, और तुर्की में ओटोमन एम्पायर, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है भाई, यहां तक अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद लास्ट क्लास एक और रह गई है जिसको मैं कल कराऊंगा।
अच्छे तरीके से, लेकिन आप लोग दबा के शेयर करो मेरे साथ बेटा, एक एक नोट्स बनाओ, ताकि मैं एक बार हट जाता हूं, ताकि आप लोग क्या ले सको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको और उस स्क्रीनशॉट के जरिए आप अपनी कॉपी में लिख सको, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होने वाला है। एक भी क्वेश्चन ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, डायरेक्टली अपने क्लास से क्वेश्चन फंसा के दूंगा जो मैं बताता हूं। इसीलिए कहता हूं कि बार बार आप लोग अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, ताकि नोट्स पढ़ते टाइम आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।